ही सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। सरकार से ही सवाल को जवाब देना ही होगा। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी काफी ज्यादा विपक्ष ने हंगामा किया। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष द्वारा की गई, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा। यहां तक कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी कई मुद्दों को उठाते हुए नजर आए और साथ ही साथ यहां पर विधायक और अधिकारियों के बीच किस तरीके से तालमेल की कमी है, इस मुद्दे को भी सदन के भीतर उठाया गया। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुक करना चाहूंगी शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस सत्र के तीसरे दिन को और आखिरी दिन को? रीना जी, आज इस सरकार का अंतिम कैबिनेट बैठक थी, सत्र चल रहा था और इसमें पूरे 5 साल के जितने जुमले इन्होंने छोड़े थे उसका निचोड़ आज निकलना था। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से कहा था कि लंगड़ी सरकार विकास को बाधित करती है, हमको प्रचंड बहुमत दीजिए, डबल इंजन की सरकार दीजिए, उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, गंगा साफ कर देंगे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर देंगे, लोकायुक्त कानून लागू कर देंगे, उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों का विवाद खत्म कर देंगे, जितनी नहरें हमारी हैं हमारे पास रहेंगी। ऐसे वादे कर कर उत्तराखंड की महान जनता से भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया। उत्तराखंड की महान जनता ने इनको वोट भी दिया। वोट पाने के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद, जितना प्रचंड दमन उन्होंने 5 साल में किया है वो अब किसी से छुपा नहीं है। लोकायुक्त का मामला आज देख लीजिए। अंतिम दिन सदन के अंदर वो जिस बक्से में लोकायुक्त कानून को बंद किया था उसने ये बता दिया कि ये वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बेईमान पार्टी है जिसने ठीक चुनाव से पहले 2011 में 4 जिलों की घोषणा करी थी। आपको याद होगा वो जिले 17 के बाद ठंडे बस्ते में कहाँ गए पता नहीं है। ऐसे ही 2011 में लोकायुक्त कानून भुवनचंद खंडूड़ी जी लेकर आए थे और यह कहा था कि भारत में सर्वश्रेष्ठ कानून है। हमने भी मान लिया था, चलो कुछ तो होगा। राष्ट्रपति के पटल से साइन होकर वो कानून पास हुआ, कहाँ गया और कैसे उस कानून को इसी सरकार ने खत्म किया ये बताने की जरूरत नहीं है। परिसंपत्तियों के बंटवारे में चुनाव से पहले वो खनन माफिया मुख्यमंत्री कैसे उत्तर प्रदेश गए और कैसे उन्होंने कहा 15 दिन में सब काम हो जाएगा। आज बताने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता कि इन 5 वर्षों में उत्तराखंड से परिसंपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात थी, याद होगा रीना जी आपको। 50,000 तो छोड़िए, इन्हीं के मंत्री सदन में आके ऐसे जवाब, झूठे झूठे जवाब, शपथ पत्र देने लगे जिससे उत्तराखंड को भी यह महसूस होने लगा जनता को कि ये तो झूठे जुमलेबाज हैं। इनको 15 लाख से लेकर नौकरी देने में कहाँ शर्म आती है बोलने में। और उससे बड़ी बात, कल एक इनका प्रवक्ता बोल गया कि गलतियां होती रहती हैं, 3 लाख ऊपर नीचे हो गया, ये तो चलता रहता है, क्लेरिकल मिस्टेक है। और दूसरे मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि केंद्र की योजना और वो भी मनरेगा कांग्रेस की, अब ये कह रहे हैं कि ये नौकरियां हम दे रहे हैं इनको कि जितनों को दिहाड़ी। अब ये दिहाड़ी के मजदूर भी उत्तराखंड में रोजगार की श्रेणी में ला रहे हैं। ये इतने राजनीतिक निर्लज्ज पार्टी हो चुकी है कि कांग्रेस की योजना को भी अपना बताकर नंबर 1 है, क्योंकि काम तो आता नहीं। आपको याद होगा रीना जी, मैं जो बातें कह रहा हूं ये आरोप नहीं है, ये इस सरकार से उम्मीद थी। मगर ठीक इसके उल्टे इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड की जनता से इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमको सत्ता दीजिए, हम आपकी जमीनें भी बेच देंगे। और कहां गई वो जमीन पर आपने कहा था कि हम कानून बनाएंगे, कहां गया वो आज कमेटी? वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, सदन खत्म। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसको इस चुनाव में 2 महीने बाद चुनाव की याद आ रहे हैं और क्या करते हैं, 104 करोड़ रुपए का बजट सूचना विभाग को देते हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने की इनके हैसियत नहीं रही, नौजवान बच्चों को रोजगार देने के लिए इनके पास समय नहीं है, मगर जाती हुई सरकार में 104 करोड़ का बजट सूचना विभाग को दे दिया गया है विज्ञापनों के लिए। वो क्यों? क्योंकि अब ये अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिखाएंगे और उसके बाद फिर उत्तराखंड की जनता को ये काम करेंगे। हमारा ये कहना है
रीना जी, सवाल इस बात का नहीं है कि हम विपक्ष के नेता हैं, सवाल इस बात का है कि जिन बुनियादी सवालों में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से समर्थन मांगा था, उस पर एक काम बताने को ना तो ये सदन में तैयार हैं, ना ये जनता के बीच में तैयार हैं। और जिस मोदी जी के नाम पर ये ऑल वेदर रेल, मैं पूछना चाहता हूं, आम जनता आरटीआई लगाकर इस बात का भी पता कर चुकी है कि रेल का प्रोजेक्ट ये कांग्रेस के शासनकाल में था, और वो क्योंकि चाइना और नेपाल और तिब्बत, आपको पता होना चाहिए हमारी सीमाओं के नजदीक चाइना ने ट्रेन पहुंचा दी है, तो उसमें यदि 70 साल के बाद उत्तराखंड में ट्रेन चढ़ी है तो यह केंद्र की योजना है, इससे राज्य को कहीं इसका श्रेय लेने की जरूरत नहीं थी। मगर पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे रीना जी, रेल ऑल वेदर के अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा। और आप देखिए, भ्रष्टाचार ने कहा था कि 44,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य को कांग्रेस ने किया है, हमारी सरकार बनाई है, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को जेल डालेंगे और राज्य को कर्ज मुक्त करेंगे। आज 70,000 करोड़ का कर्जा है और कांग्रेस के भ्रष्ट इनके चहेते हो गए, भगवान से भी ज्यादा बड़े हो गए। तब इनको यह समझ नहीं आ रहा है कि अब ये जनता को क्या बताएं कि यह राज्य 70,000 करोड़ से ऊपर के कर्ज में कैसे चला गया। 44 से 70, तो क्या आपने इस राज्य के अंदर ठगी करी कि नहीं करी? मेरा कहने का मतलब है रीना जी, सुशील जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें एक काम नहीं किया। हाँ, जो वादे नहीं किए थे, देवस्थानम बोर्ड बना देंगे, फीस बढ़ा के गरीब के बच्चों की शिक्षा छीन लेंगे, उत्तराखंड में गैरसैंण कमिश्नरी बना देंगे, है ना, और जिला विकास प्राधिकरण, ऐसे ऐसे कानून, काले कानून लेकर आए। जब जनता ने इनको गांव में जुटियाना शुरू करा तब इन्होंने, अब ये कह रहे ओजस्वी और तेजस्वी ने वापस ले लिए। तो हमारा ये कहना है कि वो 2 मुख्यमंत्री जो कहते थे कोरोना भी प्राणी है क्या, और जो हमारी बहू बेटियों को रेल ट्रेन उसमें हवाई जहाज में नीचे से देखते थे, ऐसे लोगों को क्यों हटाया ये बताने को तैयार नहीं है। तब हमारा दायित्व बनता है, हमको खून के आंसू रोने पड़ते हैं इस बात को लेकर कि उत्तराखंड की महान जनता को जिन जुमलों से आपने लूटा है, और 2 महीने के बाद उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए आप जो है विज्ञापनों के लिए 104 करोड़ रुपए बजट पास करते हो, जाती हुई सरकार में गरीब के बच्चों को रोजगार नहीं देते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खुलकर सामने आ गया है कि ये मोदी के नाम पर बस तो गए मगर केवल आकंठ रस राजनीतिक बेईमान साबित हुए हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड का आम जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अरे राजधानी पे आप चुप हो जाते हो, नौकरी देने पर आप चुप हो जाते हो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार खत्म करने पर आप चुप हो जाते हो, मगर उत्तराखंड के अंदर शर्म आती है कि जाती हुई सरकार में इन्हीं के मुख्यमंत्री का ओएसडी जो एक चिट्ठी लिखता है बागेश्वर को एसपी को कि खनन माफिया की जो है गाड़ी को सीज मत करो, ये हमारा आदेश है, उस पर कार्रवाई हुई है। हम चिल्लाए तो कार्रवाई हुई है। हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा बेईमान व्यक्ति पहुंच कैसे गया, इसका मतलब मुख्यमंत्री भूमाफिया खनन माफिया थे, आज वो साबित हो चुका है। तो इस जाती हुई सरकार को जितने ज्यादा उत्तराखंड की जनता देख रही है आज ये डिबेट, इस सरकार को 2 महीने बाद आईना दिखाएगी उत्तराखंड की महान जनता, यह मेरा विश्वास है। सुशील जी, आप जवाब भी देना चाह रहे थे, और सदन के भीतर भी सत्ता पक्ष विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है। आज डिबेट के अंदर भी तमाम जो पैनलिस्ट है वो आपसे सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, जवाब दीजिए। अभी जो आदरणीय भट्ट जी यहाँ बोल रहे थे, कृपया करके मुझे बताएंगे किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस आपके चैनल? शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी से। यूकेडी, जी जी। देखिए आदरणीय भट्ट जी, बहुत सम्मान के साथ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। आपने राज्य लूट लिया, हम भाषा की मर्यादा में फंसे रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में खनन माफिया चिट्ठियां लिख रहे हैं, हम मर्यादा में ही रहें। लोकायुक्त कानून पे आप काम ना करो, हम मर्यादा पे रहें। जानकारी नहीं है, आपको परिसंपत्तियां ना छुड़वाओ, हम मर्यादा पे रहें। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाओ, आपके पास जानकारी नहीं है भट्ट जी, आपके पास जानकारी नहीं है। हम मर्यादा में रहें। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा देहरादून खोद डालो, हम मर्यादा में रहें। उत्तराखंड के गरीब के घर में चूल्हे चुल्ले बंद हो गए, हम मर्यादा में रहें। उत्तराखंड का नौजवान बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, हम मर्यादा में रहें। कितनी मर्यादा में रहें? आपको अपने तार कर दिया। अरे कितनी मर्यादा निभाए हम आपको? गुमराह करना चाहते हैं, राज्य को बर्बाद करके छोड़ दिया। एक उपलब्धि बताइए आप उत्तराखंड में, आप अपनी उपलब्धि बताइए। आप ये बताइए कि आपने उत्तराखंड की चिल्लाना चाहते हैं, शांति प्रसाद
आप सुनना क्या सुनना? झूठ बोलते हो। जवाब सुन लीजिए। 5 साल से कान पक गए आपके। अच्छा, जवाब सुन लेते हैं। अभी जो आपने सवाल पूछे, तमाम सवाल पैनलिस्ट की तरफ से जो आए हैं, सुशील त्यागी जी उस पर जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। सुशील त्यागी जी, राज्य बनने के बाद आप अपने दल को संभाल नहीं पाए, इसीलिए उत्तराखंड की महान जनता ने आपको आउट कर दिया। संभाल पाए तो आप राज्य लूट लो। उत्तराखंड की जनता ने अगर हम अपना दल नहीं संभाल पाए तो आप राज्य लूट लो। आप हमेशा कैसी बात बोलते हो भाई? दल हमेशा, अरे अपनी उपलब्धि बताइए। दूसरों का ताकत में दाग लगाने से पहले अपना दिवाकर भट्ट बताइए, आपके नाम पर आपने उत्तराखंड की जनता को लूटा है। वो मंदिर हमने बनाया। आप केवल सुनना नहीं चाहते, आंकड़ों से भागते हैं आप। जब सरकार दबाव देना चाहती है, अनाप शनाप आरोप लगाना, गाली गलौज करना, यही आपका काम रह गया। मतलब आप जनता देख रही है उत्तराखंड की क्या? अगर मैं मर्यादा से बात कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा? मर्यादा से बात कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा? आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आपको यही नहीं पता? आप सुनना नहीं चाहते, गाली गलौज करना चाहते हैं, ये मर्यादा आपकी। कोई पर्सनल अटैक नहीं। और मुझे लगता है कि मुद्दों पर ही अब तक चर्चा हो रही थी, तो इसीलिए मुद्दे पर रही है। सुशील जी, आपके पास कई सवाल आए हैं, आप उन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। रीना जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। जहां तक रोजगार की बात है, हाँ। 2017 से लेकर आज इस राज्य गठन के बाद जितने रोजगार सृजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, आंकड़े गवाह करते हैं। तो सेवा नियोजन कार्यालय में जो 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार है, वो कौन है? वो कौन है सेवा नियोजन कार्यालय में जो बेरोजगार है? उनके बारे में क्यों नहीं बताते? और कितने लोगों को रोजगार दिया सेवा नियोजन कार्यालय का काम हमने किया? बोलना बंद कीजिए। आप आंकड़ों को देखना नहीं चाहते, तुम्हारी सोच को देखकर। मनरेगा के दिहाड़ी के मजदूरों को भी कहते हो कि हमने रोजगार दिया। वैसे करते हैं मजदूरों का, से तुम चाय बनाने की बात करते हैं, पकौड़े तलने की बात करते हो, कर रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे, कैसी बातें करते हो? आप गरीब आदमी की मजाक बनाते हैं। अगर सरकार उसको रोजगार देना चाहती है, आप कहते हैं कि वो मजदूर है, आप रोजगार से जोड़ते हो, करते हैं गरीब आदमी का रोजगार से जोड़ते हो। जिनको सम्मान के साथ राजनीतिक निर्देशता की भी कोई सीमा होती है, उसको रोजगार देना चाहती है, निर्देशता की भी कोई सीमा होती है। जाते हुए सरकार का ये हाल है, उनके प्रवक्ता आकर मनरेगा की दिहाड़ी को बताता है कि हमने रोजगार दिया। इसका मतलब उत्तराखंड में बीटेक करने वाले रोजगार सृजन का मजाक बना रहे हैं। क्या शर्म आती है तुम्हारी सोच को देखकर? उत्तराखंड में बीटेक, एमटेक, डॉक्टरेट करे हुए बच्चों को आप ये कहते हो कि इन्होंने गलत पढ़ाई कर ली, तो बीटेक करने के बाद क्या मनरेगा की दिहाड़ी करेगा पहाड़ी? डॉक्टरेट करने के बाद क्या मनरेगा की दिहाड़ी करेगा पहाड़ी? आपको ये समझ नहीं आता? मनरेगा तो एक आकस्मिक गांव के व्यक्ति के लिए एक छोटा सा संसाधन है 100 दिन का, उसको आप रोजगार से जोड़कर बात कहते हो। बताइए, आपने सेवा नियोजन कार्यालय से कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने डॉक्टर आपने लगाए? कितने पीएचडी लोगों को नौकरी दी? कितने आपने नौकरी दी? समूह गांव में कितने को नौकरी दी? आंकड़ों के साथ बात कीजिए। यह झूठ बोलना बंद कीजिए, बहुत ज्यादा हो चुकी है आपका झूठ। राज्य बनने के बाद सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोई राजनीतिक सोच नहीं चाहते, आप ये बताइए, गाली गलौज माहौल बनाकर, इसीलिए आपके दल को उत्तराखंड की जनता ने आउट किया है। आप इस पर बताने को तैयार क्यों नहीं हो? और क्यों मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है चिट्ठियां जाती है एसपी बागेश्वर को कि आप खनन माफिया को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच तत्काल हटाया। कौन है जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में ऐसा बेईमान व्यक्ति चला गया? इसमें क्यों नहीं बोलते? उसकी जांच तत्काल माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में तत्काल उसकी जांच उसको हटा दिया। वो जांच का विषय है। आप ये बताइए, राजधानी गैरसैंण के मामले में आप चुप क्यों रहे? क्यों? ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई? हमने बनाई। आप देखना चाहते गैरसैंण की राजधानी को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? खत्म करे। अन्य राजनीतिक दल थे, उसको वहां संसाधन जुटाने का काम किसने किया? वहां बजट बढ़ाने का काम किसने किया? ग्रीष्मकालीन गैरसैंण की राजधानी किसने की? आप ये बताइए, देवस्थानम बोर्ड आपने क्यों बनाया? और जाती हुई सरकार 104 करोड़ का जो है विज्ञापन के लिए पैसा रिलीज करती है, क्यों करती है ऐसा काम? ये सरकार का अपना काम है? उत्तराखंड के पैसों पर डकैतियां डालते हो। बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, केवल इतना मोदी जी का नाम ले लिया। मोदी बचाएंगे नहीं आपको। आपको राजनीतिक रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करना जानते हैं। देवभूमि से प्यार है, हम हर बार लाख बार यहाँ की देवभूमि की जनता मोदी को चाहती है, मगर अब आपको बहुमत नहीं। उत्तराखंड की जनता गांव से खदेड़ेगी बाहर। सदन में झूठ बोलते हो, सुनने बच्चे नौकरियों से परेशान है, पढ़ने से परेशान है, गांव में नौकरियां छीन ली आपने नौजवान बच्चों की, हमारे बच्चों को गांव में मारता है, इसमें कोई सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश परिसम
संपत्तियां नहीं छोड़ता, इस पे कोई जवाब तलब नहीं। चले शांति प्रसाद भट्ट जी, इतना आक्रोश लाजमी है विपक्ष का, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही आक्रोश और इतना ही जोश अगर आपने 4.5 सालों में दिखाया होता, मुद्दों को इतनी मजबूती के साथ उठाया होता, तो शायद अब तक एक्शन में सरकार आती। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत नहीं की गई है। बहरहाल मैं रुख करना चाहूंगी जयसिंह रावत जी का। जयसिंह रावत जी, सदन के भीतर भी आरोप प्रत्यारोप, सदन के भीतर भी गहमा गहमी, डिबेट के अंदर भी हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष किस तरीके से आमने सामने जो है वो, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि